हेलो जी, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत आपका, वेरी वार्म वेलकम। आओ जी, आओ अब शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अपनी कहानी को। देखिएगा, देखिए कहानी हमारे पास क्या आती है यहाँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है। अभी तक अगर आप सरकारें देखेंगे तो सरकारें कहाँ आ रही हैं, यानी गवर्नमेंट देखेंगे अगर आप, तो गवर्नमेंट्स कहाँ पर आ रही हैं। गवर्नमेंट मेनली आ रही है अभी तक की केंद्र में आ रही है, राइट। आपने पूरा पार्लियामेंट पढ़ा आपने, तो आपने देखा केंद्र में आ रही है। दूसरी चीज आपने देखा कि इसके बाद आपको राज्य में भी आपको गवर्नेंस दिख रही है, आपको, है ना। राज्य में माने कि स्टेट में भी आपको दिख रहा है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल का, और यहां पर आ गया आपका स्टेट का हो गया। ये दोनों राज्य आपने देखे। लेकिन अब एक चीज सोचिए, देखिए जितना पास आप रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से उतना बेहतर आप एडमिनिस्टर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है, सुनिएगा, होता क्या है, जितना पास आप एडमिनिस्ट्रेशन से रहेंगे उतना इजीली आप एडमिनिस्टर कर पाएंगे, उतना इजीली आप लोकल जो चीजें होंगी वो आप सॉल्व कर पाएंगे। अब हुआ क्या कि जैसे एक चीज समझिए, आप अगर देखा जाए, एक कंसेप्ट आया कि यार गांधी जी ने बोला था अगर देश को डेवलप करना चाहते हो ना आप, तो आप गांव को डेवलप करो। देश का विकास गांव के विकास से शुरू होता है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो फिर ये कंसेप्ट लाया गया कि यार लेकिन गांव में तो हम लोग किसी प्रकार का विकास जो भी आता है वो स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है। तब ये कंसेप्ट आया कि नहीं, हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट यहां लाना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए गांव की अगर मैं आपको बात बताऊं तो देखिए गांव में ना आपको इलेक्ट करके, आपको जब आप मान लो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर होता है, एक वीडियो का पेपर होता है, तो यार यहां पर वीडियो अपॉइंट हो जाता है। यहां वीडियो अपॉइंट हो जाता है तो फिर अलग से ये पंचायत पंचायत की जरूरत क्या पड़ी, सुनना। ये वीडियो अपॉइंट हो जाता है। इवन जो कलेक्टर भी होता है गांव में, आपने देखा होगा कलेक्टर होते हैं, तो उनके अंदर 8-10 गांव आते हैं। तो कलेक्टर साहब जो होते हैं वो भी गांव की उसके इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते। क्यों, सुनना। बड़े इंटरेस्टिंग बात है ये, बहुत बहुत प्यारी सी बात है। इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। एलएसजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पहली चीज तो जो भी ये वीडियो होता है या जो भी ये कलेक्टर माने डीएम साहब होते हैं, ये सारे के सारे लोग लोकल नहीं होते। पहली बात तो ये बाहर के होते हैं जिनको यहां अपॉइंट किया जाता है। तो इसीलिए ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होते, क्योंकि ये लोकली उस विलेज को बिलोंग नहीं करते, तो उस विलेज की प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए यहां सबसे पहली चीज आती है लोकल, माने जो भी लोगों को विलेज का गवर्नेंस करना है वो उसी गांव के होने चाहिए, माने वो लोकल होने चाहिए, तभी वो उस विलेज का गवर्नेंस कर पाएंगे। यहां तक समझ आई बात पहले आपको, ठीक है। तो ये तो हो जाता है आपका लोकल। फिर सेल्फ गवर्नेंस मतलब उन्हीं के बीच में से कुछ लोग निकलेंगे जो उसी लोकल, उसी गांव के होंगे और वही गवर्न करेंगे उस गांव को, माने विधायक, मतलब पंचायत, जो सरपंच वगैरह होते हैं, ये सब उन्हीं के बीच में से निकलेंगे। तो ये होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यहां तक ठीक है? अरे ध्यान से सुनो, बोलो एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है सर, क्या एक कलेक्टर एक ही विलेज को देखेगा? नहीं दोस्त, एक कलेक्टर जो है उसके अंडर में बहुत सारे गांव आते हैं, 8-10 गांव आते हैं, छोटे छोटे हैं तो 20-25 भी आ सकते हैं, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं, यहां तक हुआ, ठीक है। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमको समझ आया क्या होता है, मतलब उसी गांव का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, माने उन्हीं लोगों के बीच में से ही नेता चुना जाना चाहिए। पहली बात तो ये होती है। तो इसके बारे में जो बात कही गई है, ये आर्टिकल 40 में कही गई थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, कि आगे की सरकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि जब हो सके यथासंभव आप लोग जो है ये पंचायत का गठन कर लीजिएगा। पंचायत का मतलब होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का गठन कर लीजिएगा। तो क्या किया गया, फिर राज्य की लिस्ट में ये पावर डाल दी गई कि ये जो पंचायत को गवर्न करने की पावर है ये राज्य के पास में है, राज्य चाहे तो कर सकता है। फिर हुआ क्या, अब कोई राज्य चाहता था, कोई राज्य नहीं चाहता था। अब ऐसा क्यों हुआ है? देखिए होता यह था कि अगर, एक बात बताइए, अगर मेरे पास अभी एब्सोल्यूट पावर है, मैं मान लीजिए एक चीफ मिनिस्टर हूं, मेरे पास में एब्सोल्यूट पावर है। फॉर एग्जांपल उत्तराखंड की हम बात करते हैं। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? उत्तराखंड एक राज्य है, उसमें 13 जिले हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो अपना कंट्रोल उन 13 के 13 जिलों के ऊपर रखना चाहेंगे। साथ के साथ उसमें जिले 13 हैं, गांव कितने मुझे पता नहीं, बट फिर भी 1000 से कम, 2000 से कम क्या ही गांव होंगे, जब उत्तर प्रदेश में 1 लाख गांव है, 1 लाख। तो अब ऐसे ही वहां पर भी उत्तराखंड में भी 5000 से कम क्या ही गांव होंगे। अब 5000 जो गांव हैं, ध्यान से सुनना यार, ये सारे गांव में भी भाई, अगर
उनकी अलग सरकार बन गई। गांव में अगर हमने कोई एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया तो फिर पावर उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ जाएगी। ऐसे क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, माने मैं ही सबसे बड़ी पावर रहूंगा। तो कुछ राज्यों ने क्या किया, जो पावर को बांटना नहीं चाहते थे उन्होंने पावर को अपने पास रखा, और जिन्हें लगा कि यार बांटने से एडमिनिस्ट्रेशन और बेहतर हो सकता है, उन राज्यों ने बांट दिया। तो माने ये पूरे देश में ये एक जैसा नहीं चल रहा था। इसीलिए आप देखेंगे, और हो सकता है आगे चल के आप कंफ्यूज भी हो, उस कंफ्यूजन को हम अभी सही कर देते हैं। आप देखेंगे कि 1992 में 73rd अमेंडमेंट, संविधान में अमेंडमेंट किया गया और तब पंचायत को लाया गया। तो अगर पंचायत 1992 में आई थी तो आखिरकार नेहरू जी ये 1959 में किस चीज का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये पंचायत का ही कर रहे हैं। तो आप कंसेप्ट समझे क्या हुआ। पंचायत पहले से आ गई थी, लेकिन ये राज्यों की मर्जी पर डिपेंड था कि अगर आप अपने राज्य में चाहते हैं कि आपके गांव में भी कुछ कुछ सरकारें हों, हर गांव के पास उसकी अपनी सरकार हो, तो आप चाहें तो आप फॉर्म कर सकते हैं पंचायत, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं फॉर्म करेंगे। लेकिन 1992 के बाद क्या हुआ, यह मैंडेटरी हो गया कि सभी राज्य जो हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिया गया कि आप लोग यही स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने 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 राज्यों में पंचायत को चलाएंगे। क्लियर हुआ, आया है, ठीक है। तो पंचायती राज सिस्टम जो है, अब देखो, अब इसका मतलब समझना, इसको पंचायती राज सिस्टम जो है, ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है। क्या यहां तक बात समझ में आ चुकी है। देखो, अच्छा, तो कहानी क्या आती है हमारे पास में, सीएजी वगैरह हम सब आएंगे, तो अब आप समझ गए क्या होता है 73rd और 74th। कहानी ये आती है 73rd 74th, क्योंकि पहले से भी थी पंचायतें, लेकिन बाद में क्या हुआ, पंचायतें पहले से भी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको मिला है 73rd और 74th से। क्लियर हो गई ये बात, माने मैंडेटरी हो गया। इसका मतलब इसके बाद में मैंडेटरी हो गया राज्यों के लिए, इसके बाद में मैंडेटरी हो गया स्टेट्स के लिए, स्टेट्स के लिए मैंडेटरी हो गया कि उनको क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स के लिए मैंडेटरी हो गया कि उनको पंचायत का जैसा सिस्टम एक राज्य में, मतलब एक बार जैसा संविधान में बना दिया गया, वैसा ही पंचायत सिस्टम सारे राज्यों को अपने वहां लागू करना पड़ेगा। बोलिए, बात समझ आ गई है। चलिए आइए नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। आओ इधर देखिएगा, इसको देखिए। तो अब देखिए हुआ क्या, जब संवैधानिक, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लागू हो गया, तो पंचायत जब सबके लिए जब मैंडेटरी हो गया, तो इसमें सबसे पहले किसने दिया है, सबसे पहले जो है ये हमको, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये एमपी ने दिया है, मध्य प्रदेश ने करा हुआ है। फिर क्या आ जाता है, आर्टिकल 243 से 243O, ये आ जाते हैं पंचायत के आर्टिकल। अब जरा देखो, आर्टिकल 243 पहले से था संविधान में कि अगर किसी राज्य में पंचायत कोई बनाना चाहता है तो ये स्टेट लिस्ट में आता था और वो राज्य बना सकता था। लेकिन बाद में जब हमने पंचायत को फुल फ्लेजेड किया तो हमने पंचायत के सारे आर्टिकल पंचायत के अंदर डाल दिए। लो यार, ये आज कैमरा फिर से सो गया। अच्छा, तो अब आप ये समझ गए हैं कि 243 पहले से था। अब आप सोच रहे होंगे यार, पंचायत तो बाद में अमेंडमेंट आया, तो इसका आर्टिकल कई नंबर वाला क्यों है, इसका आर्टिकल में कोई एबीसीडी क्यों नहीं है। तो 243 पहले से था, लेकिन बाद में जब उसको फुल फ्लेजेडली लाया गया तो फिर हमने उसके पूरे 243 से लेके 243O तक पूरे आर्टिकल आ गए। इसका टर्म की बात करूंगा तो कितना होता है, 5 साल होता है टर्म का। और आर्टिकल्स देखेंगे तो 243I, ये क्या होता है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को ये पावर दी गई है कि पंचायत के जो फंड्स होंगे उसको ऑडिट करने की पावर इनके पास में रखी गई है। ठीक है, अच्छा आइए अब यहां पर आते हैं। कैमरा पता नहीं यार क्या कर रहा है, ये दिस इज अ न्यू कैमरा, पता है, इट्स ए न्यू कैमरा। अच्छा, तो हमने ये देख लिया कि ये क्या होता है, 243I क्या होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होता है, 243I। इसका काम क्या होगा, देखो केंद्र का जो फाइनेंस, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, हाय राम हद हो गई भाई। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, उठा के ब्लैक कॉफी उठा के सोचो कॉफी से नहला दिया गया। अच्छा अब देखिएगा, अब क्या करेंगे यहां पर, हाँ अब एक काम करेंगे, हाँ एक काम ऐसा आता है, 243I की बात करते हैं। चलो देखो, तो जैसे क्या होता है फाइनेंस कमीशन में ना, हम सेंट्रल और स्टेट का, फाइनेंस कमीशन में हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है हमारा, आर्टिकल 280, वो केंद्र और राज्य के बीच में टैक्सेस का डिवीजन करता है। जैसे समझो केंद्र सरकार ने क्या किया, सारे टैक्स ले लिए, जैसे जीएसटी, आज मेजर जीएसटी तो केंद्र के पास जाता है, फिर वो राज्यों को पैसा देती है कि भाई तुम ये पैसा लो, तुम ये पैसा लो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है तुम और पैसा लो। तो कितना कितना पैसा किस किस राज्य को जाना है वो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, जो कि आर्टिकल 280 में आता है, वो हम आपको अभी पढ़ाएंगे बाद में।
लेकिन ये जो पंचायत वाला है इसका ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि सेंट्रल वाले फाइनेंस कमीशन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता है, इनका अपना अलग फाइनेंस कमीशन होता है, दैट इज 243I। तो मनी कैसी होती है, मनी आती है ना हमेशा, देखो कैसे याद रखोगे, मनी हमेशा आती है, तो आती है इसीलिए आई, तो मनी आई, तो आई हो गया ये। फिर देखना दूसरा क्या है, ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए देखो कितना बढ़िया आर्टिकल है 243M। एम से म्युनिसिपैलिटी, एम से म्युनिसिपैलिटी का पैसा भी हो गया, तो म्युनिसिपैलिटी का ये हो गया। तो आई होता है आपका पंचायत का पैसे का डिवीजन, स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है, और एम होता है म्युनिसिपैलिटी के पैसे का डिवीजन देखता है। यहां तक ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे यहां पर नाउ सी, कोई बात नहीं लोग बाबू, ठीक है कोई बात नहीं, आइए बढ़िया। हमें भी सुबह से कोई नहीं मिला था थूरने के लिए, इसलिए बढ़िया आप ही को थूर दिए, है ना, बढ़िया है, बराबर हो गया है ना। तो आइए चलिए बढ़िया है, चलो आओ आगे आते हैं, नेक्स्ट कहानी पे आते हैं। देखो ऑफिस जाते हैं ना, जब जैसे ऑफिस जाओ ना डेली, जब मैं ऑफिस जाता हूँ, आज मैं ऑफिस नहीं गया हूँ, घर ही पे हूँ, आज घर से काम कर रहा था, तो ऑफिस जाओ तो ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है कि थोड़ी सी बात ना उससे निकल ही जाती है। आज देखो मैं ऑफिस गया नहीं, तो आज किसी ने गड़बड़ मैंने किसी की देखी नहीं कि किसी इंसान ने क्या गड़बड़ करी हुई है। अब पहले तो सुबह से कुछ निकला तो था नहीं, अब आप ही मिले, बस फिर समझ रहे हैं। अब देखो अब यहां पर आते हैं, अब इस पर आएंगे। अच्छा अब देखो कमिटीज की बात करते हैं। देखिए कमिटीज की बात करेंगे तो हुआ क्या, बहुत सारी कमिटी बनाई गई कि यार क्या एक्चुअल में हमको पंचायत बनाना है कि नहीं बनाना है। तो इसके लिए जो सबसे पहले कमिटी बनाई गई, ये बनाई गई बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला, आप जानते हैं आज के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे हम लोग 3 टियर सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। 3 टियर सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो 3 टियर सिस्टम आज के टाइम पे ये लागू है। एक सरकार विलेज लेवल पे होती है, जिसका मुखिया, बताता हूं सरकार का मतलब समझो, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जिनके पास कुछ पावर होगी, इनका मुखिया रे भाई। तो अब क्या करेंगे यहां पर देखिएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखो अब इसका काम देखते हैं। सो मेजर कमिटीज क्या होती है, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला कि देखो कि बोले अगर आपको गांव को गवर्न करना है ना, तो इट नीड्स सिर्फ गांव को नहीं गवर्न करना है, आपको 3 टियर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मतलब वाई ओनली विलेज, विलेज है, देखो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे वहां विलेज। जब कई विलेज को आप मिला देते हैं ना, ये विलेज है, ये विलेज है, ये विलेज है, ये विलेज है, ऐसे करके आपने कई विलेज को मिला दिया तो ये बनता है एक ब्लॉक बनता है ये, ठीक है, एक ब्लॉक। ऐसी क्या हुआ, एक ब्लॉक यहां बन जाएगा, ब्लॉक बन गया। तो ब्लॉक, ये ब्लॉक के अंदर विलेज 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 विलेज, और कई ब्लॉक जब हम मिला देते हैं ना तो बनता है एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, समझे, जिसको हम लोग जिला कहते हैं, जिसको हम लोग जिला कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा जरा, तो ये क्या हुआ, ये जिला बन गया। गाइस ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये जिला बन गया, तो बोलते हैं कि देखिए अब अच्छा कई जिलों को मिला दो तो क्या बनेगा, तो राज्य बन जाएगा। कई राज्यों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, तो कंट्री बन जाएगी। कंट्री का पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बोलो है ना, कंट्री का पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, राज्य का भी अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है, विधानसभा होती है, कहीं कहीं विधान परिषद होता है, चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है। तो फिर बोला गया तो उसी हिसाब से क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट का भी फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, ब्लॉक का भी होना चाहिए, और इसके बाद ब्लॉक के बाद में विलेज का भी होना चाहिए। तो तीनों लेवल पे सरकारें आई हैं। मतलब सरकार का मतलब तीनों लेवल पे चुनाव होते हैं, एक छोटी छोटी सरकार चुनी जाती है, माने विलेज लेवल पे भी सरकार होगी। इस सरकार का मुखिया पता है क्या कहलाता है, प्रधान जी। अब समझे, इस सरकार का मुखिया कौन कहलाता है, प्रधान। आपने सुना होगा गांव में प्रधानी के इलेक्शन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप आएंगे तो आपको हर 20वीं 25वीं गाड़ी पे प्रधान लिखा मिलेगा, आपको हर कोई प्रधान होता है, क्योंकि यहाँ 1 लाख गांव है। 1 लाख गांव है तो 1 लाख प्रधान होंगे। बेस्ट पार्ट तो ये है, प्रधान होंगे 1 लाख, और उन्हीं के 1 लाख उप प्रधान होंगे, तो 1 लाख उप प्रधान। फिर उसके बाद 1 लाख प्रधान के भाई भतीजे सब प्रधान लिखते हैं अपनी गाड़ियों पे। तो आपको इतनी गाड़ियों पे उत्तर प्रदेश में प्रधान लिखा मिलेगा कि आप सोचेंगे कितने तो गांव हैं यहां पर। वैसे 1 लाख गांव है उत्तर प्रदेश में। अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे, ऐसे ही आपको फिर ऊपर आता है ब्लॉक। ब्लॉक में जो कौन हेड होता है, आपने कुछ कुछ गाड़ियों पे लिखा देखा होगा ब्लॉक प्रमुख, देखा है, ऐसे करके लिखा रहता है ब्लॉक प्रमुख, ये लिखा रहता है ब्लॉक प्रमुख।
तो ये ब्लॉक प्रमुख होते हैं, मतलब जो सरकार चुनी जाती है ब्लॉक लेवल पे उसके मुखिया होते हैं ब्लॉक प्रमुख। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या आ गए, ये फिर तीसरी सरकार आ जाती है, इसी ये प्रधान ये ब्लॉक प्रमुख, इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल की आ जाती है। अब हम एक एक अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो तो ये आ गया हमारे पास में। अच्छा ये बताना, एक छोटी सी चीज हम पूछ रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो डिफरेंस बिटवीन, मैं छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, गांव से कितने लोग एसोसिएटेड है, पहले ये बताओ, कितने लोग गांव से एसोसिएटेड है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सरपंच एंड प्रधान? छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, जितने भी लोग गांव से एसोसिएटेड है बताइएगा। सरपंच जी और प्रधान जी, क्या बात एक ही होती है? सरपंच जी और प्रधान जी, चलिए कम ऑन। देखो प्रधान बड़ा होता है, शायद दोनों में डिफरेंस है, नो आइडिया। अच्छा अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, समझिएगा। हाँ प्रधान बड़े होते हैं, प्रधान सरपंच जो होते हैं सर, देखो गांव ना बहुत छोटे छोटे होते हैं, आपको बताता हूँ। गांव ना कितना भी छोटा हो सकता है, जैसे गांव में हो सकता है एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ 20 लोग रहते हो, ऐसा गांव हो सकता है जिसमें 20 लोग रहते हो, कोई ऐसा गांव होता है जिसमें 40 लोग, 100 लोग, 80 लोग, 1000 लोग, ऐसा करके कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है, अब पंचायत हर गांव में होगी, तो पंचायत यहां पर होती है। पंचायत मतलब 5 लोग जो है, सबसे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है। पंच मतलब पंचायत बना है पंच से, तो मतलब 5 लोग होंगे और उनका एक मुखिया होगा सरपंच। तो सरपंच हर गांव में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सरपंच का मतलब जरूरी नहीं बहुत अमीर आदमी हो, वो छोटा सा गांव है तो क्या ही अमीर होंगे, सरपंच आपको हर गांव में मिल जाएंगे। तो हर गांव में होता है सरपंच। अच्छा अब क्या है कि जो आपके प्रधान बनाए जाते हैं वो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, मिनिमम कई सारे गांव को मिला देते हैं, कई सारे मतलब एक लगभग 1000 लोगों की तक की पॉपुलेशन बैठे ही बैठे, 1000 लोगों की तो कम से कम पॉपुलेशन हो ही हो। तो इन सबको मिला करके क्या करते हैं, इन सबको मिला, जैसे मान लो ये हमने 4 गांव मिला दिए, ठीक, देखो हमने जैसे ना ये 4 गांव मिला दिए। अब ये चारों गांव मिलाने के बाद हमने क्या बनाया, चारों गांव मिला दिए। अब इनके जो मुखिया होंगे ये आ गए प्रधान जी, मतलब ये एक बड़ा गांव बन गया, बेसिकली एक बड़ा गांव बन गया। एक गांव तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो ये अब एक बड़ा गांव बन गया। अभी एक इसके मुखिया प्रधान होते हैं, समझ गए। तो ये पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं, पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं इसकी, ये प्रधान। ये तो सारे पंचों की जो समिति होती है इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधान, तो ये इनके ऊपर आते हैं, हो गया। अच्छा अब देखो, अब क्या करेंगे, यहां पर इतनी बात समझ आ चुकी है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता ने ये बात बोली थी कि भाई 3 टियर सिस्टम हमको चाहिए अपने वहां पर। और क्या है, इन्होंने ही ग्राम पंचायत की बात बोली कि गांव में, हर गांव में एक पंचायत होनी चाहिए। तो इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पंचायती राज का पूरा सिस्टम बनाया था कि हर गांव में हम लोग रखेंगे, हर गांव में। और ये जैसे आपने विधानसभा के लिए सुना है कि मिनिमम 60 सीट होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी सीट होनी चाहिए 400 या 500, ऐसे ही आपने देखा है कि लोकसभा में भी सीट्स एक फिक्स होती हैं। तो उसी प्रकार से इन्होंने हर गांव में भी बोला 5-5 लोगों की सरकार हर गांव में होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, ठीक। तो ये आ गए यहां पर। अच्छा तो अब आते हैं एक एक लेवल को अभी हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद और भी चीजें आई हैं। पहला क्या आया, बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर कौन सी कमेटी आई है, लक्ष्मी माल सिंघवी कमेटी। आपको और कुछ नहीं देखना है, सिर्फ नाम देखने हैं। आपके सिलेबस में ना सिर्फ इतना पूछता है, बताओ कौन सी कमेटी किससे एसोसिएटेड है, तो लक्ष्मी माल सिंघवी कमेटी। ये इसने बोला पहली बार कि क्योंकि हर राज्य में हो नहीं रहा है, पंचायती राज सिस्टम हर जगह लागू नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको अगर हमको यूनिफॉर्मिटी देनी है पूरे देश में, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के तहत हर देश में हर नागरिक को हर चीज का इक्वल अधिकार है ना। ऐसे तो क्या हो रहा था, कुछ गांव वालों को ज्यादा अच्छा अधिकार मिल रहा था क्योंकि वहां जो सरपंच है वो नहीं का जानने वाला है, लेकिन बाकी जो गांव है वहां तो सीधे सीएम बैठे हुए बहुत दूर, जिनके पास तक वो कभी जा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, इसको बोलते हैं एलएम सिंघवी कमेटी। आपको कम दिखेगा, लक्ष्मी माल सिंघवी आपको नहीं दिखेगा, आपको एलएम सिंघवी दिखेगा। तो एलएम सिंघवी कमेटी ने बोला कि इनको ना संवैधानिक स्टेटस दे देते हैं, मतलब हम इसको अगर संविधान में डाल देंगे तो सारे राज्यों को ये करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेशन पहली बार किसने दी, एलएम सिंघवी
कमेटी ने दी। फिर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी बोला कि हाँ भाई दोबारा फिर सरकार ने कमेटी गठित करी, पीके थुंगन कमेटी या पीके थंगन कमेटी। तो पीके थंगन कमेटी ने बोला हाँ बात तो सही है, इसको संवैधानिक स्टेटस देना चाहिए। फिर फाइनली आई यहाँ पर ये आपका अशोक मेहता कमेटी। ये क्या हुआ, इसमें इन्होंने भी सेम बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा बताओ पंचायती राज से कौन सी कमेटी रिलेटेड है। बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, दोनों मेहता हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही इसमें आते हैं। फिर जीवीके कमेटी, ये क्या हुआ, इसने बोला कि यार इलेक्शंस हमेशा होने चाहिए। जीवीके राव कमेटी ने बोला कि हमको ना ये गणेश वासुदेव मालवंकर राव ऐसे करके इनका पूरा नाम होता है, गणेश वासुदेव करके नाम है पूरा। तो जीवीके राव कमेटी, इसने बोला कि जैसे हम लोग राज्य में इलेक्शन कराते हैं ना हर 5 साल पर, वैसे ही हमको पंचायत में भी हमको रेगुलर इलेक्शन कराने चाहिए। ये जब सारी चीजें हो गई, अभी कुछ लागू नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, अभी बस कमिटी पे कमिटी बन रही है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट आ रही है। और क्यों इतनी रिपोर्ट आ रही है, क्योंकि जब नई सरकार बनती थी तो वो नई कमिटी फॉर्म कर देती थी, फिर नई सरकार बनी, फिर नई कमिटी आ गई, फिर नई सरकार बनी, फिर कमिटी आ गई। इसीलिए करते करते आप देखिए 5 कमिटी तो अभी तक आप पढ़ चुके हैं। एलएम सिंघवी आपने पढ़ ली, अशोक मेहता आपने पढ़ ली, बलवंत राय मेहता आपने पढ़ ली, और देन जीवीके कमेटी आपने पढ़ ली। 4 कमेटी तो ये हो गई, पीके थंगन कमेटी। 5 कमेटी अभी तक आ चुकी है, लेकिन अभी तक किसी के भी रिकमेंडेशन लागू ही नहीं हुए हैं। आज भी देश में अभी तक 1980s तक क्या चल रहा है कि किसी किसी राज्य में 4 टियर सिस्टम तक की है। इतना ज्यादा इन्होंने डिवीजन करा हुआ है कहीं कहीं पर कि 4 टियर सिस्टम है, कहीं कहीं 2 टियर सिस्टम है, कहीं कहीं 0 टियर सिस्टम है कि पंचायत है ही नहीं। ये पूरा सारे राज्यों में अलग अलग चल रहा है। फिर फाइनली क्या किया गया, इन सारे रिकमेंडेशन को कंसिडर करके फाइनली ये आया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया है। प्राइम मिनिस्टर थे उस समय नरसिम्हा राव। अभी आप हमसे सारे डाउट पूछिएगा, अभी हम आपका एक बार बस ये करा दें, फिर हम आपके सारे डाउट आंसर करेंगे, ठीक है। बस ये बता दें, तो इन्होंने इनके टाइम पे पंचायती राज सिस्टम बना, 16 नए आर्टिकल ऐड करे गए, 11 नए शेड्यूल ऐड करे गए, किसमें, पार्ट 9 में। तो पंचायत से कौन सा पार्ट डील करता है, पार्ट 9 डील करता है पंचायत से। इसके बाद कितने सब्जेक्ट होते हैं यहां पर, आर्टिकल 243 से लेकर के 243G तक कुल मिलाकर के इनके पास में 11 तो पावर्स किसके पास में आई हैं, पावर देखिए 243G में आ गई है, क्योंकि 29 सब्जेक्ट मतलब इतने चीजों के ऊपर पंचायत लॉज बना सकती है। कौन सा स्केड्यूल आया पंचायत का, 11वां स्केड्यूल आया। तो स्केड्यूल है 11वां, पावर्स किस में लिखी हुई है, 243G में। ऐसे याद रखो, जूनियर जी याद है, जूनियर जी के पास पावर्स होती हैं, कल रात में याद है वायरल जी के में यही पढ़ाया था, जूनियर जी। तो 243 जब संविधान बन गया, संवैधानिक स्टेटस दे दिया गया, तो फिर अब हम 243 के अंदर आर्टिकल डालने शुरू करें। तो 243G से हमने पंचायत को पावर्स दी, और 29 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसके ऊपर अब वो विलेज लेवल पे अब वो लॉज बना सकती थी, ठीक है। अच्छा, फिर पार्ट 9 ऐड करा गया, ये हमने आपको बताया। ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे बताई गई, ये भी आपको बताया। पंचायत, अच्छा, ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति आ जाती है हमारी ब्लॉक लेवल पे, फिर जिला परिषद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अब ये सब कहानी क्या होती है, मैं जानता हूं आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आता है, एक भी नहीं। तो अब हम आपको ये सब बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम आपके डाउट्स आंसर करते हैं कि जो जो आपके डाउट्स हैं। देखो दोस्त, कहानी क्या आती है, सबसे पहला डाउट हमारे पास किसका आ रहा है, पुष्पम आशीष। पुष्पम, आपका डाउट ये है, आपका कहना है कि जैसे एक पंचायत में कई सारे गांव आते हैं, जो प्रधान या मुखिया होते हैं वो सिर्फ एक गांव के प्रधान होते हैं, या पूरे पंचायत में जितने गांव आते हैं सभी के। देखिए, एक मिनट आपका सवाल और पढ़ लूं। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। देखो, एक पंचायत में ना कई गांव आते हैं। एक पंचायत, जैसे आपने फुलेरा गांव देखा है ना, तो आप अगर देखेंगे पंचायत जो उसमें दिखाया जाता है ना अमेजॉन प्राइम में, तो जो पंचायत है ना उसमें कई गांव आएंगे, फुलेरा भी आएगा, दूसरे और 5-6 गांव आते हैं। तो जो प्रधान होते हैं वो उन सारे गांव के अध्यक्ष होते हैं, सारे गांव के हेड होते हैं प्रधान, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देता हूं, अच्छा तब आप बेहतर समझेंगे। मैं चाहता हूं, ये पता है क्यों, ये टॉपिक ना बहुत डाउट देता है सभी को, इसीलिए मैं एकदम बढ़िया सी सॉल्व कराना चाहता हूं। देखो, पंचायत में क्या हुआ, जैसे मान लो एक अगर पंचायत है और इसमें मान लो अगर 3 गांव आते हैं, मैंने कहा बोला कि विलेज ए, विलेज बी और विलेज सी। अब आप इन तीनों को देखिए, अब एक बार अपने मन में सोच लीजिए कि अपने मन में सोच लीजिए कि सरपंच कहां पर होंगे और प्रधान कहां पर होंगे, बताइएगा नहीं, अभी सिर्फ अपने मन में सोच लीजिए, सोच लिया, अपने मन में सोच लीजिए, ठीक है। अब देखो, अब इस पंचायत की बात करूंगा ना, इस पंचायत में ये तीनों गांव आते हैं ये। अब इस पंचायत का सिर्फ एक ही प्रधान होगा,
मतलब इट विल हैव ओनली वन प्रधान, और वो प्रधान जो है, अब इन सारे गांव, ये एक पंचायत के अंदर कई गांव आते हैं, तो इन सभी का मुखिया हो जाएगा वो। आई होप यहां तक बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत एक पूरा क्षेत्र होता है, ग्राम पंचायत एक पूरा क्षेत्र होता है जिसमें कई गांव आते हैं, और उस पूरे पंचायत क्षेत्र का एक प्रधान होता है। ठीक है, चलिए शाबाश। ठीक, अच्छा, तो प्रधान का काम ही यही होता है कि सभी गांव की जितने भी उस पंचायत क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं उन सब की समस्याएं सुनना, समझना, उनके वहां पर अगर सड़क बननी है तो सड़क बनने के लिए बात करना, ये सारे उसके काम होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक और चीज भी ध्यान रखना। अब फिर बात मन में आती है कि अगर कभी गांव में कोई दिक्कत आ गई तो क्या हर बार विलेज ए से क्या कोई आदमी प्रधान जी के पास जाएगा, विलेज बी से प्रधान, हो सकता है ये दूर दूर हो, तो हर गांव में क्या होता है, हर गांव में सरपंच होते हैं, हर गांव में होंगे सरपंच। तो व्यक्ति अपनी बात जो है ये अपने सरपंच से कह सकता है, और सरपंच तुरंत अवेलेबल है, हर गांव में अवेलेबल है, वो तुरंत अपने सरपंच से बोल देगा, सरपंच जो है वो प्रधान जी को बोल देंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो चुका है। अब दूसरा डाउट लेता हूं मैं, सर प्रधान के अंडर रेनू सर, प्रधान के अंडर विलेज किस बेसिस पर आते हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पर आते हैं? आपका सवाल वैसे तो मैं बहुत डीपली तो नहीं समझा, लेकिन जहां तक आप ये पूछ रही हैं कि प्रधान के अंदर विलेज, अच्छा, मतलब हम प्रधान जी के अंदर कितने कितने विलेज होंगे, ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना, ये तय करता है कि यार कितने, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या, जैसे डीलिमिटेशन कमीशन होता है ना, तो वो राज्य तय करता है कि एक पंचायत समिति का एरिया कितना होगा। ठीक है, गांव का समूह कैसे तय होता है, आपका बेसिकली मतलब ये है। तो सिंपल सी बात है, कोशिश ये करी जाती है कि 500 से 1000 अगर लोग हो रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ये 500 से 1000 लोग अगर हो जाते हैं तो वो एक समूह बना दिया जाता है। तो एक पंचायत के अंदर तकरीबन 500 से 1000 इतने लोग होने चाहिए, समझ गए? अगर इतने लोग हैं तो इसका मतलब कि वो पंचायत में हो सकता है, अगर हो सकता है एक गांव का एक ही प्रधान हो, ये भी हो सकता है। अगर मान लो इस गांव की पॉपुलेशन 2000 है तो इसको क्लब नहीं किया जाएगा, अगर छोटी छोटी पॉपुलेशन हो रही तो उनको क्लब कर दिया जाएगा। अगर मान लो ये है तो वही आदमी सरपंच हो जाएगा, वही प्रधान हो जाएगा। ठीक है, आ गया बढ़िया से। चलिए शाबाश, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। ठीक है, आओ, तो अब नेक्स्ट सवाल पूछ देखते हैं क्या है। फिर आता है प्रधान के अंडर ओनली एक विलेज, ये क्लियर हो गया। रोहित, आपका सवाल आंसर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। अनुष्का, हम लोग 20 तारीख से करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है, 20 से करेंगे, 15 दिन आराम से खत्म हो जाएगी, क्योंकि साथ में लेके चलेंगे ज्योग्राफी इन्हीं को। अच्छा, और कुछ 3 टियर पंचायत सिस्टम क्या है, अभी हम आ रहे हैं उस पर, बाकी सब तो हो गया। ओके ठीक है, फिजा वो वाला आप डाउट सेशन में डाल दो, वो जो एप्लीकेशन का जो भी है वो आप डाउट सेशन में डालो। ठीक है सर, वीडियो को नहीं, वीडियो ब्लॉक प्रमुख नहीं है, वीडियो वीडियो एक ऑफिसर होता है, उसका इलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, वीडियो बिल्कुल अलग हो गया। चलिए, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए ठीक है, सरपंच और प्रधान कैसे अपॉइंट होते हैं, इनका चुनाव होता है। अब पूछा गया है कि सरपंच और चुनाव जो है, सरपंच और प्रधान कैसे होते हैं, तो यार इनका चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, उसमें सरपंच भी चुने जाते हैं, गांव में इलेक्शंस होगा, और फिर प्रधान भी इस तरीके से होते हैं। तो सरपंच का जो चुनाव होता है ना, इसमें डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मतलब उस जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है ना, जितने भी इसमें रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं वो सब अपना वोट करते हैं, वो अपना डायरेक्ट वोट करके अपने सरपंच को चुनते हैं। हर गांव में 2-3 लोग खड़े होंगे, हम सरपंच बनेंगे, हम सरपंच बनेंगे, तो उस गांव के लोग जैसे विलेज ए के लोग जो है वो विलेज ए का सरपंच चुनेंगे, विलेज बी का सरपंच चुनेंगे। तो ऐसे सरपंच का चुनाव होता है। ठीक है, अच्छा अब समझिएगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर इसका प्रधान का चुनाव कौन करेगा, कुछ एनी आइडिया? हमने ये तो आपको बताया कि सरपंच का चुनाव कैसे होता है कि इस गांव के जितने भी लोग हैं वो इस गांव के सरपंच का चुनाव कर लेंगे। यहां के भी सरपंच का चुनाव हो गया, यहां के भी सरपंच का चुनाव हो गया। अब प्रधान का चुनाव कैसे होगा, आप में से कोई अपना आइडिया देना चाहेगा? एनीवन, आप फ्री हैं, आप बोल सकते हैं जो भी आपको लग रहा हो। चलिए देखिए, अच्छा यहां पर क्या होता है, इसमें जो पंचायत में जो प्रधान का चुनाव होता है वो पंचायत समिति के द्वारा किया जाता है।
पंचायत समिति क्या होती है, जैसे समझना कैसे करते हैं यहाँ पर किसी गांव के इसका चुनाव, पंचायत समिति होती है, एक डिफरेंट लोग और विलेज के लोग नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं 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 नहीं। हाँ जी इकरा, यस 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 सर, हमारे यहाँ तो हर एक गांव में सरपंच नहीं होता है, हर जगह होता है, पूरे पंचायत के लोग इलेक्ट करते हैं नहीं, पंचायत समिति होती है, देयर इज अ बॉडी कॉल्ड पंचायत समिति। ये पंचायत समिति जो होती है ये यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं प्रधान के लिए, और वो पंचायत समिति चुनती है प्रधान को। अब हम अभी आगे चल के बात करेंगे पंचायत समिति क्या होती है, फिलहाल अभी इतना समझ ले, खाली सिर्फ अभी इतना समझ लीजिए कि पंचायत समिति जो है ये चुनती है प्रधान को, ठीक, और सरपंच हर गांव का इंडिविजुअली चुना जाता है। अभी इतना समझिए, अभी हम आगे चल के पंचायत समिति क्या होती है ये भी समझाएंगे, लेकिन वो जगह आने दीजिएगा। तो अब उम्मीद है ये समझ आ गया कि यार अब क्योंकि पंचायत सिस्टम बन चुका है पूरा, और विलेज लेवल पे अब तीन अलग अलग चीज़ें आ चुकी हैं यहाँ पर, अब हमारे पास में प्रॉपर सिस्टम है, अब हमारे पास में विलेज लेवल पे भी ग्राम पंचायत हो रही है विलेज लेवल पे, और फिर उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पे भी है, जिला लेवल पे भी है, और अब अगर सरकारें बन रही हैं तो उनको लॉज बनाने के लिए पावर चाहिए, तो उनको कितने सब्जेक्ट दिए गए, 29 सब्जेक्ट, मतलब ये उनकी पावर है। ये पावर कौन से आर्टिकल में आती है, ये आती है 243G में आती है। ये 243G किस में है, कौन से शेड्यूल में है, तो एक नया शेड्यूल ऐड किया गया, 11th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको ऐड करा गया। ठीक है, यहां तक हमने सब देख लिया। अब आते हैं पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ये है पंचायत समिति, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो पंचायत समिति जो है यही चुनती है प्रधान को, ये क्या होती है अभी इस पे आएंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद आ जाता है। अच्छा, अब बात आता है कि यार अभी तक जो रिजर्वेशन लागू है, जो हम लोग नारी वंदन योजना की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में भी 1/3 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड होंगी, ये ऑलरेडी लागू है पंचायत में। लेकिन पंचायत में एक प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई सीट विमेन सीट में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे यहां पर ये कि 1/3 रिजर्वेशन जो है ये महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है आर्टिकल 243D के तहत, तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आपने पंचायत सीरीज में भी देखा होगा कि होती तो प्रधान एक मैडम है, लेकिन वो कभी ऑफिस में ही नहीं आई होती है, उनकी जगह पर पूरा रूल जो है ये उनके पति देव कर रहे होते हैं, उनके हस्बैंड कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बोला जा रहा था कि अगर यहां पर भी हमने ऐसा करा तो ऐसा ना हो कि मैडम खाली बस सेशन अटेंड कर ले, पार्लियामेंट आए, बाकी उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कोई उनके हस्बैंड या कोई और चला रहा हो। तो ये एक डर था, बट ये डर तभी सही आएगा जब वो चीज होगी तब। अच्छा, इकरा अभी आपका डाउट देखते हैं अभी आपका, ठीक है। तो 243N क्या हो गया, ये विमेन के, ये डी वाला हो गया पंचायत के लिए, एन वाला हो गया म्युनिसिपैलिटी में। मिनिमम एज कितनी होती है पंचायत इलेक्शन के लिए, 21 ईयर्स। आप में से कितने लोग एलिजिबल हैं, आप में से कितने लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, इलेक्शन के लिए, यहाँ पर पंचायत में इसके लिए इलेक्शन के लिए सभी लोग एलिजिबल होंगे, राइट। अच्छा, अब आते हैं आगे। तो 243 में एक बार जरा इसको पढ़ दीजिए, जरा एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए, रीडिंग कर लीजिए जरा एक बार। हम्म, 18 के, ठीक है। तो 243 में क्या है, डेफिनेशन दिया हुआ है। अभी हम 243 पढ़ा के फिर डाउट देख लेते हैं जिसका पेंडिंग है। तो 243 में क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन दी हुई है। 243A में क्या दिया हुआ है, ग्राम सभा की बात करी गई है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस पार्ट, अब देखिएगा इन सब में ना एक पार्ट अब आता है, व्हाट इज ग्राम सभा। इनमें ना ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा की बात हो रही है 243A। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है यार, हमने अभी तक पढ़ा है कि विलेज लेवल पे एक सरकार होती है, और हमने देखा कि गांव के लेवल पे होती है, फिर एक गांव को कंबाइन कर दो, तो गांव कंबाइन मतलब जो पंचायत होती है, पंचायत ब्लॉक लेवल का होता है, ये अभी अभी हमने देखा। तो जो हम विलेज लेवल के लिए जो हमने सरपंच चुने थे ना, वो ग्राम सभा में आता है, ठीक। सुनिएगा, अरे वीडियो भूल जाइए, हाँ जो सचिव जी है ना वो वही वीडियो है, यस, लेकिन अभी वीडियो भूल जाइए। अभी पंचायत से जो उनका अभिषेक का जो रोल है ना, अभिषेक सर का जो रोल है वो हम लोग देख लेंगे। अभी कौन है, अभी सिर्फ गवर्नेंस पे ध्यान दे लीजिए, अभी सिर्फ गवर्नेंस पे। तो ग्राम सभा समझ है ना क्या है, ये कैसे काम करती है,
देखो, तो ये ग्राम सभा क्या हो गया, जैसे हमने सरपंच वाली जो कहानी है वो यहां आ जाती है, विलेज असेंबलीज होती हैं ये। 243 भी क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की पंचायत कैसे कैसे कितने लोग होंगे क्या होगा, ये यहां आ जाती है कि कितने लोग होंगे एक पंचायत में। 243 कॉम्पोजिशन, देखो सी, ये सिर्फ आर्टिकल डायरेक्टली आएगा, सी से कॉम्पोजिशन हो गया, फिर इसके मतलब कितने रिजर्वेशन एससी का, एसटी का, महिलाओं का, ये सारी चीजें। डी में क्या आ जाएगा, अगेन एससी एसटी विमेन के लिए आ गया यहां पर फिर से। और क्या आ जाएगा, मतलब ये फॉलो ऑन आर्टिकल्स हैं ये। फिर ई का मतलब ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 5 साल हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट ये वाला आर्टिकल है 243 जी। फिर क्या आ जाएगा यहां पर, एक बार प्रश्न देखिए, फिर आपके प्रश्न हम आंसर करते हैं। देखिए सवाल कैसे आए। इन विच ईयर वर द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट पास बाय द पार्लियामेंट। शाबाश। ब्लॉक के अंदर कितने विलेज आते हैं कोई फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, 1992 में दोनों पास हुए, 73rd एंड 74th। फिर 73rd अमेंडमेंट किससे डील करेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। शाबाश। 73rd पंचायती राज सिस्टम, वेरी गुड। और आगे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज सिस्टम को एक वो दे दिया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिससे पंचायती राज सिस्टम जो है ये हो गया। अरे बताया तो, ब्लॉक के 3 बार आंसर कर चुका हूं साक्षी, 3 बार। आप सुन नहीं रहे हो कि ब्लॉक के अंदर कितने विलेज होंगे ये फिक्स नहीं होता बच्चे, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी पॉपुलेशन है। एक गांव भी हो सकता है, 10 गांव भी हो सकते हैं। अगर एक ही गांव में मान लो 5000 लोग रहते हैं तो खत्म, तो फिर एक भी नहीं आएगा। अगर मान लो 100 लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो ऐसे करके लगभग एक ब्लॉक के अंदर 1000 से 5000 लोग आने चाहिए ब्लॉक में। ठीक, आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये 73rd हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, कौन से शेड्यूल है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करता है। देख लिए सवाल कैसे आते हैं, बहुत आसान, ये फिक्स नहीं है साक्षी। आइएगा, कौन से शेड्यूल है जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से प्रोविजंस की बात करता है, 11th हो गया। फिर कौन सा शेड्यूल है जो कि म्यूनिसिपैलिटीज की बात करता है, 73rd वो था, तो अगला ये आ जाएगा 74th आ जाएगा। पंचायत जो है कितने साल के लिए होती है ये, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत। सो द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत इज हाउ मच, द ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत इज ऑफ 5 years, 5 साल का ड्यूरेशन होता है पंचायत का। फिर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से पंचायत जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की जो होती है ये अच्छा, संविधान ये आप जब नोट्स पढ़ेंगे ना तो आपको पॉपुलेशन जो आप पूछ रहे हैं ना कि किस लेवल पे कितनी पॉपुलेशन आएगी क्या आएगी, एक बार जब रीड करेंगे तो आपको पंचायत समझ आएगा कि हम कितने पॉपुलेशन के ऊपर, संविधान क्या बोलता है कि यार इतने इसके ऊपर ये वाली पॉपुलेशन होनी चाहिए। वो 30 लाख है, 40 लाख है, 10 लाख है या 20 लाख है। अभी तो आप आंसर करेंगे तो अच्छा संध्या ये बताइए कहाँ पढ़ा आपने सी माने 10 लाख है, कहाँ है ये, अभी तो हमने बताया ही नहीं। अभी तो मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ कैसे आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिएगा अगर आप अभी तक आप सवाल देखिए तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, अब फिर देखिएगा, तो पार्ट की बात करेंगे तो पार्ट क्या आ जाएगा, पार्ट देखो हमारे पास में पार्ट आता है, पार्ट 9, 9A, 9B। इन तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से जरा समझिएगा। पार्ट 9 जो आता है ये आता है पंचायत का। पार्ट 9A जो आता है ये आता है म्यूनिसिपैलिटी का। म्यूनिसिपैलिटी क्या होती है वो भी समझेंगे अभी। और इसके बाद में उसके बाद भी क्या करेंगे, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी। और 9B जो आता है वो आता है कोऑपरेटिव का। कस्बा होता है छोटे डिस्ट्रिक्ट को कस्बा बोला जाता है। तो पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, कोऑपरेटिव, ये सिस्टम है। इसमें इतनी गलती करते हैं लोग, कैसे गलती करते हैं मैं ये बताता हूं। 9A को कर देते हैं पंचायत, 9B को कर देते हैं म्यूनिसिपैलिटी और 9C को कर देते हैं कोऑपरेटिव। ये कर देते हैं जो कि सरासर गलत है और बहुत बार ये गलती होती है, बहुत बार ये गलती होती है लोगों से ये। तो 9A 9B पंचायती राज इलेक्शंस के इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है सारे इलेक्शंस। इलेक्शन जो होते हैं इनका कितने पहले, 6 महीने पहले कंप्लीट होने के, अगला जो पिछला जो कार्यकाल है सो कंप्लीट होने के 6 महीने के भीतर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। कितने टीयर्स होते हैं पंचायती राज स्ट्रक्चर में, 3 टीयर्स होते हैं।
इंडिया में गांधीयन प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी में कौन से में कोई ऐसा है क्या? गांधीयन प्रिंसिपल जो है डीपीएसपी का, तो गांधीयन प्रिंसिपल गांधी जी गांव के डेवलपमेंट की बात करते थे। गांव के डेवलपमेंट का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 40 जो बात करता है विलेज पंचायत का। ये आ गया यहाँ पर। आइए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 मिनट रुकिएगा, आई बी बैक इन 2 मिनट्स। आपका पंचायत फिलहाल हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें अभी मैं आपको और बताऊंगा पंचायत में। और कुछ चीजें हैं कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में क्या डिफरेंस है, म्यूनिसिपैलिटी काम क्या कैसे कैसे करती है। फॉर दैट लेट्स हैव अ 5
चलिए आ जाइए, चले, ठीक है। हो, आपको एक राज की बात बताऊं, आपको एक राज की बात बताऊं, तब करिएगा, जीवन में कोई डाउट ग्रुप ना ज्वाइन करिएगा। उस डाउट ग्रुप में ना क्या होता है ना, स्टोरी ऑफ एवरी डाउट ग्रुप। बेचारे लड़के डाउट भेजेंगे, उनको कोई जवाब नहीं देगा। फिर एक मैडम का डाउट आएगा, उसको सब लोग सॉल्व कर देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि फिर लोगों को लगेगा अच्छा तुमने मैडम के डाउट को पहले आंसर कर दिया, अब मैं आंसर करूंगा। फिर मैडम को इतना अटेंशन मिल रहा होगा कि उनको अटेंशन बहुत पसंद आ रहा होगा, तो वो क्या करेंगी ना, वो अननेसेसरी के डाउट्स डालेंगी उसमें, जो कि रेलेवेंट भी नहीं होंगे। फिर उसमें कुछ लोग आएंगे, उनको लगेगा यार ऐसे डाउट्स डालने से ना काफी ज्यादा बढ़िया इंप्रेशन पड़ता है, तो अब लोग क्या करेंगे उसमें, वो एसएससी की जगह वो पीसीएस लेवल के डाउट डालेंगे, जस्ट टू शोकेस दैट हाउ इंटेलिजेंट एंड इंसेनली ब्रिलियंट दे आर। अब इस चक्कर में क्या होगा, फिर अब बाकी लोगों को लगेगा पे कैसे फालतू के डाउट आने लगे यार इसमें। फिर धीमे धीमे वो एंथू खत्म हो चुका होगा, और फिर एक हफ्ते बाद ना उसमें सिर्फ फालतू की बातें और गॉसिप शुरू हो रही होगी, और ये हो रहा होगा यार मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है। फिर उसमें क्या होगा, एक बंदा किसी और टीचर का वीडियो शेयर करेगा, यार ये टॉपिक ना मेरे को भी डर लगता था, मैंने इन टीचर से पढ़ लिया था, उसके बाद से मेरा क्लियर है। अब उसके बाद क्या होगा, धीमे धीमे वहां पर सिर्फ यही काम हो रहा होगा, इधर उधर का पूरी बातें, इधर उधर के टीचर्स के वीडियोस, और फिर आने शुरू होंगे उसमें गॉसिप वीडियोस ऑफ टीचर्स या डिस। आज तो टीचर्स भी आजकल एक दूसरे के ऊपर डिस वीडियोस लेके आते हैं, तो वो डिस वीडियोस आ रहे होंगे, फिर फन हो रहा होगा उसमें। एंड आप एक स्ट्रीमलाइन एक टीचर से पढ़ते थे और सारे काम चल रहे होते थे, और आपकी इस छोटी सी नासमझी ने आपको कब आपने ऑन ट्रैक से ऑफ ट्रैक कर दिया आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इस गलती से मत पढ़िएगा। और अगर मैं क्लास में 10 बार, इतना तो कोई टीचर पूरे ऑनलाइन इंडस्ट्री में नहीं पूछता होगा, बेटा डाउट बताओ और डाउट क्या है और डाउट क्या है, उसके बाद भी अगर डाउट ग्रुप की जरूरत पड़ रही है तो सही बताएं, आपको थोड़े दिन 1-2 साल और इसको ग्रो करने की आवश्यकता है, फिर आप आइए। क्योंकि सिंपल सी बात बता रहा हूं कि यहां पर ना आपको इनकी आवश्यकता है नहीं, आपको इन सब चीजों की, क्योंकि इतना डाउट हम इतनी बार पूछ के बता देते हैं ना आपको कि अच्छा और बताओ, और पूछो और पूछो और पूछो, कि मेरे जितना बताने के बाद कुछ बचना है नहीं। आ जाओ, अच्छा आ जाओ, यहाँ आते। चलिए तो आते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिएगा, क्या बात, देखो होता क्या है, मैं थोड़ा एक बार अब ना ग्राफिकल कवर कर देता हूँ। अभी मैं अभी एक्चुअल में इसीलिए मैं आपसे 5 मिनट का जो ब्रेक लेके गया था ना, वो अपने घर पे शादी की तैयारियां करने नहीं गया था। मैं अभी ना इसी को ना कॉपी पेन पे ना एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा था मैं बैठ करके, कि इसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको सिखाता हूँ, कि डायग्राम तब समझ पाओगे एग्जैक्टली कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्या होते हैं। क्योंकि ऑफलेट में समझ रहा हूँ, मैंने तो बताया, लेकिन आप उतना सही से अभी नहीं समझे। आपको एक चीज समझ आ चुकी है कि यार सरपंच क्या होता है बस, और पंचायत समिति अभी भी आपको नहीं समझ में आई है। देखो होता क्या है यार, ये विलेज हो गया, ये विलेज हो गया, ये विलेज हो गया, ठीक है, ये विलेज हो गया। अब यार अगर विलेज छोटा है, विलेज छोटे बड़े अलग अलग साइज से हो सकते हैं। छोटा विलेज है तो कहो वही एक ही विलेज है पंचायत समिति में, मतलब उसकी वो खुद ही एक पूरी पंचायत उस विलेज को देखने के लिए हो। अन्यथा क्या होता है, क्योंकि हमारे भारत में ना विलेज की जो वो है, जो विलेज का जो साइज है यार, वो 30 से लेकर के ना 30,000 तक कुछ भी हो सकता है। 30,000 तो खैर नहीं होता यार, लेकिन 3,000 तक कुछ भी हो सकता है ना। तो अब देखो इसके लिए इसका मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कि एक ब्लॉक में इतने ही विलेज हो सकते हैं, डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। अच्छा अब क्या होता है, इनका एक मुखिया होता है, हर 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 विलेज में एक सरपंच होगा, ठीक है, हर विलेज में एक सरपंच होगा। अब मान लो अगर 20, 25, 30, 40 की पॉपुलेशन है, बहुत ही छोटी है, तो फिर नहीं होगा उस केस में अवॉइड किया जाता है, सोचा जाता है चलो ठीक है पंचायत ही गवर्न कर लेगी। अच्छा अब होता क्या है, फिर इसमें क्या होगा, ये एक पंचायत यहां पर आ जाए, ये जो है ये एक पंचायत बन गई है एक, ठीक है। फिर क्या हुआ, ऐसे ही एक और पंचायत होगी, इसमें भी विलेज होंगे, विलेज विलेज, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा कोई बहुत छोटा है, ऐसे करके अलग अलग साइज का एक होगा। फिर ऐसी एक और विलेज होगा, ऐसे ये भी यहां पर भी क्या होगा, ये सब पंचायत हो गई है, ठीक है, ये सब पंचायत हो गई अलग अलग, और ये सारे छोटे छोटे विलेज हो गए इसमें। अब होगा क्या, ये सारे लोग जो है, अब समझो पंचायत समिति क्या होती है, हमने कहा था बाद में बताएंगे। ये पंचायत समिति क्या होती है,
ये पंचायत समिति क्या होती है? ये सारा जो पंचायती एरिया है, ये एक पंचायती राज है, ये एक, ठीक है, ये एक पंचायती एरिया जो है, ये अपने वहां से अपने पूरे एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा इसमें से। जैसे इन 3-4 गांव में एक आदमी काफी इन्फ्लुएंशियल है, उसको सब लोग जानते हैं, सबकी मदद करता है वो, तो वो एक आदमी ना वो खड़ा होगा यहां से, और ये सब लोग, मतलब 2-3 आदमी खड़े हुए, लेकिन ये एक आदमी बहुत फेमस है इसमें से, तो ये लोग इसको चुन लेंगे कि आप ना हमारी तरफ से पंचायत समिति के मेंबर हो, तो ये पंचायत में पहुंच जाएगा। ये ऐसी क्या होगा, यहां से भी एक रिप्रेजेंटेटिव चुना, इन सब का एक रिप्रेजेंटेटिव, उस रिप्रेजेंटेटिव कुछ नहीं, वो सिर्फ पंचायती समिति का मेंबर होता है, वो रिप्रेजेंटेटिव का कोई नाम नहीं है, बस वो पंचायत समिति का मेंबर है बस वो। अगर यही चीज समझो, अगर यही चीज प्रधान भी बन जाती, कब बनती है मैं भी बताएंगे। तो अब यहां से क्या हुआ, ये भी पंचायत समिति का मेंबर पहुंच गया यहां पर, मतलब यहां पर ये भी पंचायत का मेंबर यहां पहुंच गया, ये भी पंचायत का मेंबर यहां पहुंच गया। तो अब क्योंकि एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग पंचायत के मेंबर्स आ चुके हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं, मेंबर्स नहीं है, ये इन पंचायत, इस पूरे पंचायती एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है, ये इस पंचायती एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है, ये इस पंचायती एरिया का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब ये पूरी पंचायत समिति जो बनी है, आप देख रहे हो इसमें बहुत सारे गांव आ गए ना, ये ब्लॉक लेवल पे होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये आ गई पंचायत समिति जो है, ये इसको बोलते हैं। अब ये पंचायत समिति आपस में क्या करेगी, एक अपना लीडर चुनेगी, उस लीडर को ही बोलते हैं प्रधान। तो प्रधान जो होता है, ये पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, ठीक है। प्रधान जो होता है, ये पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है, पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है प्रधान। ये लोग आपस में चुनते हैं प्रधान को, पंचायत समिति आपस में इलेक्शन देकर, आपस में वोटिंग करके कि हम आप, प्रधान भी कहीं का रिप्रेजेंटेटिव ही होगा, प्रधान भी किसी ना किसी पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव ही होगा। तो ये होता है इसका पूरा सिस्टम, ये होती है पंचायत समिति। बोलो यहां तक बात समझ आ गई है? ठीक है, शाबाश यार, वेरी गुड, ठीक, हाँ आ गया, हो गया ना अच्छे से? बोलो अब ये बात एकदम क्लियर हुई है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये पूरी कहानी होती है आपकी इसकी पंचायत की। अच्छा, अब इसके ये हो गया, फिर क्या होता है, सिमिलरली क्या होता है, अब आ जाते हैं जिला परिषद में भी यही चीज होती है। जिला परिषद में क्या होता है, जिला तो बहुत बड़ा हो गया, जिले में तो बहुत सारे ब्लॉक आते हैं, जिले में तो बहुत सारे ब्लॉक आते हैं, ठीक है। जिले में एक जिला जो होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, तो यहां पर बहुत सारे ब्लॉक आ गए, ब्लॉक आ गए, ब्लॉक आ गए, ये सारे ब्लॉक, अब इन ब्लॉक में बहुत सारी पंचायत समिति आती हैं, पंचायत समिति, बहुत सारी पंचायत समिति रिप्रेजेंट हो रही होती है? ऐसे यहां पर भी बहुत सारी पंचायत समिति होंगी, पंचायत समिति। तो अब इन सब की तरफ से ये सब लोग एक अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजते हैं यहां पर। जैसे इन्होंने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन के भेजा, यहां से एक अब इनका रिप्रेजेंटेटिव एक गया यहां पर, ये इनका रिप्रेजेंटेटिव गया यहां पर, तो इस पूरे को बोलते हैं जिला परिषद। ये बन जाता है जिला परिषद। जैसे पंचायत समिति बनती है ना, बिल्कुल वैसी ये बनता है जिला परिषद। और ये लोग अपने जिला परिषद आपस में एक वोटिंग करते हैं और आपस में देखते हैं कि यार हम किसको अपना चेयरमैन मानेंगे। तो ये जिला परिषद वाले आपस में एक चेयरमैन मान लेते हैं, उसी को जिला परिषद का चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, आई बिलीव अभी यहां तक अब सब समझ आ गया। हाँ, पंचायत का लीडर तो प्रधान होता है, बताया तो अभी, ये पंचायत समिति का लीडर प्रधान होता है। अब इसको आप 1-2 बार सुनिएगा इस बात को, ठीक है, इसको आप 1-2 बार सुनिएगा और आपको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमने, अब यही जब डायग्राम ना आप अपने आप बनाएंगे तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये होता है जिला परिषद। अब आते हैं म्युनिसिपैलिटी क्या होता है। देखो, जो 74 करा गया था, देखिए इसका तो काम होता है लॉज बनाना, जो इनको सब्जेक्ट दिए गए हैं लैंड के ऊपर, एग्रीकल्चर, गांव से रिलेटेड जो थोड़ी बहुत जो छोटे छोटे इनको पावर्स दी गई हैं, उनके ऊपर लॉज बनाना। फिर आता है म्युनिसिपैलिटी का काम होता है कि लोगों के जो रहना है, उनका जो लोगों की लिविंग का ध्यान रखना। फिर आता है 74 जो था ना, ये था म्युनिसिपैलिटी। इसका काम होता है कि ये लोगों की लिविंग का ध्यान रखना, कि लोग ना अच्छे से रह पाए आराम से, उनको रहने में कोई दिक्कत ना आए। ये काम होता है म्युनिसिपैलिटी का। तो इसमें क्या काम करेंगी यार, स्ट्रीट लाइट एकदम अच्छे से होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स खूब अच्छे से होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्या होना चाहिए, नालियां एकदम साफ होनी चाहिए, नालियों में मच्छर नहीं होने चाहिए, नालियां बनी हुई होनी चाहिए, सीवर लाइंस जो हैं
सीवर लाइंस एकदम अच्छे से काम होनी चाहिए, पार्क होने चाहिए, ये काम म्यूनिसिपैलिटी का होता है। अब म्यूनिसिपैलिटी में होता क्या है, अब पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को भी ना अलग अलग एरियाज में बांटते हैं। जैसे ये पूरा एक डिस्ट्रिक्ट है, इसको एक एरिया, इन एरियाज को क्या बोलते हैं, इनको वार्ड बोलते हैं। वार्ड क्या बोलते हैं, वार्ड बोलते हैं, ठीक है। अब ये होता क्या है, एक वार्ड के लोग जो हैं, ये इलेक्शन में जब इलेक्शन होता है और इस वार्ड का एक मुखिया चुना जाता है, उस मुखिया को क्या बोलते हैं, उसको पार्षद बोलते हैं। क्या, हर वार्ड से क्या निकलता है, एक पार्षद निकलता है, ठीक है। ये पार्षद हो गया, ये पार्षद हो गया, पार्षद सुना ना आपने, तो ये हर वार्ड से, आप जिस गली में रह रहे हैं या आपके एरिया का भी एक पार्षद होगा। आप जाकर के अपने फादर या मदर से पूछेगा कि आपके एरिया का पार्षद कौन है, वो बता देंगे। तो पार्षद का काम होता है कि आपकी गली साफ रहे। आपकी गली में जो सुबह सुबह झाड़ू लगाने आते हैं ना, जो स्वीपर सफाई वाले जो आते हैं झाड़ू लगाने, तो आप पूछिएगा कि तुम्हारा पार्षद कौन है, तुरंत बता देंगे, क्योंकि उनको गवर्न करने वाला व्यक्ति कौन है, वो पार्षद ही है। पार्षद ही उनको गवर्न करता है। तो ये सब पार्षद होते हैं। ये पार्षद आपस में चुनते हैं मेयर को या फिर म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन को। तो ये जो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन होते हैं, इन्हीं को मेयर बोल देते हैं। अगर शहर छोटा है तो इन्हीं को नगरपालिका अध्यक्ष बोल देते हैं। शहर बड़ा है तो इन्हीं को हम मेयर बोल देते हैं। बस और कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉपुलेशन के 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो नगरपालिका होगी, उसके ऊपर है तो महापालिका होगी। बस ये कहानी होती है, ठीक है। ये शहरों में होता है, म्युनिसिपैलिटी वाला काम जो है ये शहरों में होता है, ठीक है। चलिए, तो वार्ड मेंबर किसको बोलते हैं, वही चीज जो ये है ना, ये जो पार्षद होते हैं ना, ये जब ये जाके बैठते हैं ना, जब आपके ये सब वार्ड मेंबर्स, इनको वार्ड मेंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सब जब जाके बैठते हैं, मेयर की अपनी एक काउंसिल होती है। इनको अंग्रेजी में काउंसिलर्स बोला जाता है, इनको अंग्रेजी में काउंसिलर्स बोला जाता है, काउंसिलर्स। तो जब ये जाकर के मेयर के साथ में बैठते हैं तो ये वार्ड मेंबर कहलाते हैं। माने इस वार्ड का मेंबर कौन है, इस वार्ड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, मेयर को कौन रिप्रेजेंट, मेयर के वहां कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, तो वो यही वार्ड मेंबर कहलाते हैं, ठीक है। रूरल और अर्बन डिफरेंस, किस रूरल और अर्बन मतलब किस चीज में, किस चीज का डिफरेंस है, पर इस वो बताइए किस, इन व्हाट टर्म्स। तो ये आता है म्युनिसिपैलिटी और इनका। अब ये क्या बची, ये तो कमेटी है छोटी छोटी, जिसका छोटा छोटा काम था कुछ। आइएगा, चलिए, ये तो सब कमिटीज हो गई हैं। दैट्स इट, बढ़िया, छोटा सा है, 5-7 मिनट का है कमेटी। एक बार आप पढ़ के आइएगा, फिर मैं आपको कराऊंगा। एक बार पढ़ के आना, 5-7 कमेटी है, एक बार पढ़ के आइएगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। एंड आपका जो पॉलिटी है 90% 95% ओवर हो चुका है। मतलब मेजर पॉलिटी जिसको बोलते हैं, मेजर पॉलिटी ओवर हो चुका है। अब छोटी छोटी चीजें बाकी हैं जो लास्ट लेक्चर में होती हैं, जैसे कमीशंस हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, सीएजी हो गया, ये हो गया, और जुडिशरी के अभी अपने को वो करने हैं, प्रैक्टिस करनी है अपने को। विल हैव 1 more लेक्चर एंड जरूरत पड़ी तो 2 more एंड इट विल बी डन, ठीक है। हाउ एन एरिया इज कॉल्ड, दैट इज, ये उसका रेलेवेंस नहीं है सब्जेक्ट का। ये तो आप आराम से, बहुत इजीली आप आराम से गूगल चेक करिए। इनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, पॉपुलेशन इतनी होनी चाहिए, डेवलपमेंट इतना होना चाहिए, इस हिसाब से रहता है कि सड़क कितनी बनी होनी चाहिए, इस हिसाब से रहता है। इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। सर कुछ पंचायत मिलके तो पंचायत समिति होते हैं, हाँ। अभी फिर से चला गया, रुको, ऊपर चला गया डाउट आपका, यहाँ पे ले आता हूँ सामने। ओके, डिवीजन ऑफ पावर्स और फेडरल फीचर जो कनाडा से लिया गया था, उसमें क्या अंतर है? डिवीजन ऑफ पावर और फेडरल फीचर, डिवीजन ऑफ पावर एंड फेडरल फीचर, पहले सवाल समझने दीजिए आपका। डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल फीचर, ओके गॉट इट, ठीक है। फेडरल फीचर मतलब क्या हो गया? फेडरल फीचर, सी डिवीजन ऑफ पावर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फेडरल फीचर। और क्या होता है फेडरल फीचर में कि आप एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं कि जो पावर केंद्र के पास में है वो केंद्र के पास ही रहेगी। एब्सोल्यूट फेडरलिस्ट कि आप राज्य के पास जो पावर है उस पर आप जा ही नहीं सकते। दैट इज एन एब्सोल्यूट फेडरल फीचर। तो हमने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में, अनलेस और अनटिल प्रेसिडेंशियल रूल ना लगा हो, हमने उस चीज को, हम नहीं जा सकते। राज्य की पावर, राज्य की सब्जेक्ट पे हम रूल नहीं बना सकते। डिवीजन ऑफ पावर इज जस्ट ऊपर ऊपर की कहानी कि यार इस पे आप लॉज बना लो, इस पे हम लॉज बना ले, लेकिन उसको हार्ड लाइन करता है फेडरल चीज, उसको सॉलिडिफाई करती है उस डिवीजन को। वरना तो क्या है, कभी हमने उनके सब्जेक्ट ले लिए, कभी उनको कुछ और दे दिए, लेकिन आप देखिए हम सब्जेक्ट का स्वैप कभी नहीं करते हैं। तो वो होता है क्योंकि हमारे पास में फेडरल फीचर्स हैं। अब क्लियर है? ठीक है, आई बिलीव वी आर डन। बढ़िया।